तो आज का टॉपिक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो हम आज स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है और स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन इनके बारे में जानेंगे कि ये क्यों जरूरत पड़ी, क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, इनका क्या काम है, इन सब के बारे में जानेंगे। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में, कहीं भी जहां उत्पादन हो रहा है, जहां कुछ काम हो रहा है, तो उसकी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ओवरऑल इफिशिएंसी उसकी अच्छी हो, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ये सारी चीजों को बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें ऐसे पार्ट्स बनाने होंगे जिनकी इंटरचेंजेबिलिटी क्या हो, जबरदस्त हो, जिनको हम इंटरचेंज करें और आसानी से हो जाए, टाइम कम लगे, वेस्ट क्या हो, कम हो। अब इस इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब यह है कि डाइवर्सिटी जो है, जितना अधिक कम, मान लो हम किसी सिस्टम में बहुत सारे डाइवर्स पार्ट्स लगा रहे हैं, डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग स्पेसिफिकेशन के पार्ट्स। तो हमें होगा क्या कि जब हम डाइवर्स पार्ट्स लगाएंगे और हम कोई भी प्रोडक्शन करेंगे डाइवर्सिटी में, तो जब भी मान लो कोई पार्ट खराब हो जाता है, तो जब पार्ट को रिपेयर करना होगा या फिर रिप्लेस करना होगा, तो हमको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि डाइवर्सिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। उस स्पेसिफिकेशन का जो पार्ट है, उस पार्ट का जो स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट है, वो हमको मिल नहीं पाएगा। तो अब होगा क्या, दिक्कत होगी, आपका काम रुक जाएगा, आपकी इफिशियंसी भी ओवरऑल खराब होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी। कैसे प्रोडक्टिविटी कम होगी? क्योंकि जो वेटिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा, अनयूजुअल टाइम्स बढ़ जाएंगे। तो इन सबको कम करने के लिए क्या चाहिए? आपको डाइवर्सिटी मिनिमाइज करना पड़ेगा। डाइवर्सिटी मिनिमाइज करने का मतलब ये है कि ऐसा पार्ट्स बनाए जो सभी इंडस्ट्री में, सभी जगह लग जाए, और इंटरचेंजेबिलिटी क्या हो, उस पार्ट्स का बढ़ता रहे, मतलब अधिक रहे। कोई भी मशीन है तो उसमें लगने वाले हर पार्ट की इंटरचेंजेबिलिटी क्या हो, बहुत अच्छी हो। इंटरचेंजेबिलिटी का मैंने मतलब बताया था आपको कि कोई पार्ट कितनी आसानी से इंटरचेंज हो जा रहा है, इसी गुण को क्या बोलते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी। कोई पार्ट मान लो खराब हो गया है और उसको हमको क्या करना है, बदलना है। तो ऐसे पार्ट्स को बदलने की चांसेस तभी अधिक होंगे जब उसकी इंटरचेंजेबिलिटी गुण क्या हो, उसी स्पेसिफिकेशन, उसी साइज का पार्ट हमें मार्केट में क्या हो, मिल रहा हो, तभी उसकी इंटरचेंजेबिलिटी अच्छी होगी। अब बात इस पे उठती है कि अब आप समझ गए होंगे कि क्यों जरूरत है कम से कम डाइवर्सिटी की, और क्यों जरूरत है अधिक से अधिक इंटरचेंजेबिलिटी की। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। लेकिन अब बात ये है कि इंडस्ट्री किसी जगह या किसी देश में कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब सब कोई मान लो अपना अपना स्टैंडर्ड सेट कर ले और अपना अपना स्टैंडर्ड का क्या करे, सामान बनाए, तो होगा क्या, मान लो कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री ए है, ठीक है, इंडस्ट्री ए है और कोई इंडस्ट्री बी है। दोनों लेथ मशीन का इस्तेमाल करते हैं, सपोज करो लेथ मशीन। दोनों लेथ मशीन का इस्तेमाल करते हैं। मान लिया कि इस जो कंपनी ए है और जो कंपनी बी है, कंपनी ए के जो स्क्रू लगता है, लीड स्क्रू लगता है किसमें, लेथ मशीन में, कंपनी ए का, वो खराब हो गया। क्या हो गया? खराब हो गया। अब उसको रिप्लेस करना है जल्द से जल्द। कंपनी ए और बी अगल बगल ही है, मान लो ज्यादा दूर नहीं है,
तो कंपनी ए को मान लो लीड स्क्रू खरीदने कहीं दूर जाना पड़े, उससे बेहतर वो क्या करेगा, कंपनी बी से मांग करेगा कि भाई तुम मेरे को लीड स्क्रू अपना वाला जो मशीन है उसका दे दो, जो तुमने स्टॉक में रखा है लीड स्क्रू। मान लो इसके पास एक्स्ट्रा लीड स्क्रू हो, जो तुम्हारे पास है वो तुम दे दो, हम उसे यूज करके अपना काम चला लें। लेकिन होगा क्या, मान लो इस वाले लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन या स्टैंडर्ड अलग है, इसका अलग है। अगर मान लो दोनों सेम स्टैंडर्ड के बनते, एक ही स्टैंडर्ड का पूरे देश में बनता, तो जो लेथ मशीन इसके पास होती वही लेथ मशीन इसके ही पास होती। लेकिन मैंने कहा कि मान लो सारी कंपनियां अपनी अलग अलग स्टैंडर्ड सेट करके अलग अलग पार्ट्स बनाती हैं, तो जो ये लीड स्क्रू ले आएगा वो इसमें लगेगा तो है नहीं, इसका काम तो हुआ नहीं, इसको भी परेशानी खड़ी हुई। तो बाद में इससे समझ में आया कि अगर सबका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हम बनाते जो थ्रू आउट या तो इंटरनेशनली या नेशनल लेवल पे सेम रहता, तो हमारा जो इंटरचेंज करना रहता या रिप्लेस करना रहता किसी पार्ट या प्रोडक्ट को, तो बहुत आसानी से क्या हो जाता, इंटरचेंज हो जाता। इससे आपका एफिशिएंसी भी बढ़ता, टाइम भी कम लगता और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती। तो यही सब देख करके स्टैंडर्डाइजेशन का ख्याल आया लोगों को। अब स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं ताकि जितने भी प्रोडक्ट्स या गुड्स बनाए जा रहे हैं उनका सेट स्टैंडर्ड हो और वो सभी के सभी इंडस्ट्रीज में वैसा ही बने। मान लो कोई पार्ट बना रहे हैं, मान लो बियरिंग बना रहे हैं, ठीक है, हम बियरिंग बनाते हैं जो शाफ्ट में बियरिंग्स यूज करती हैं। अब इन बियरिंग का कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिया, मान लो कोई संस्था आई और उसने इसका कोई स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि आप इस नोटेशन का इस नोटेशन का 5H11 इस नोटेशन का क्या बनाएंगे, बियरिंग बनाएंगे। अब नोटेशन उन्होंने समझा दिया कि एच जो है वो आपकी मटेरियल को बताता होगा, 11 जो है वो आपको आउटर डाया बताएगा, 5 जो है वो इनर डाया बताएगा। ऐसा स्टैंडर्ड उन्होंने बियरिंग्स के लिए सेट कर दिया। अब जितनी भी कंपनियां हैं वो इन्हीं स्टैंडर्ड पे क्या करेंगे, अपनी बियरिंग बियरिंग बनाने वाली जितनी कंपनी वो बनाएंगी। इससे क्या होगा कि किसी को इंटरचेंज करना होगा कोई प्रोडक्ट, तो इसी हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट कर लेगा और वो बदल लेगा। अब आपने देखा स्टैंडर्डाइजेशन से क्या फायदा हुआ कि इंटरचेंजेबिलिटी बढ़ गई, रिप्लेस करना बढ़ गया, इफिशिएंट हो गया, मेरा जो भी काम है वो एफिशिएंट हो गया, प्रोडक्टिव हो गया, मोर प्रोडक्टिव हो गया कोई ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़े हैं कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है इससे। चलिए, तो हमने देखा कि जो ये स्टैंडर्ड है उसको सेट करेगा कौन फिर, ये बात आई। तो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए। अब देखो स्टैंडर्ड जो सेट करना होता है वो कई लेवल पे होता है, कई लेवल पे स्टैंडर्ड सेट किए जा सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल लेवल हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल के अलावा नेशनल लेवल हो सकता है, स्टेट लेवल भी हो सकता है। लेकिन जनरली कंपनी लेवल होता है। 4 लेवल जनरली होते हैं जिसमें से 3 लेवल इंपॉर्टेंट है, या तो इंटरनेशनल लेवल हो किसका, स्टैंडर्डाइजेशन का, या फिर नेशनल लेवल हो स्टैंडर्डाइजेशन का, या फिर इंडस्ट्री लेवल हो। जनरली स्टेट लेवल नहीं होता है, इंडस्ट्री लेवल हो, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना स्टैंडर्ड होता है। अब देखो उदाहरण के लिए, मान लो पूरे विश्व भर में लेंथ का, लंबाई का क्या स्टैंडर्ड यूनिट है, मीटर। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सारी की दुनिया में सारी की सारी लंबाइयों का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, मीटर है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि मीटर हर जगह इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं किसी जगह फुट इस्तेमाल होता है, किसी जगह इंच इस्तेमाल होता है, किसी जगह लोग यार्ड इस्तेमाल करते हैं, किसी जगह गज इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ यौवन पुराने जमाने में मील, कोस, ये सारी चीजें इस्तेमाल होती थी। तो आप देख सकते हैं, मान लो सारे के सारे देश अपना अलग अलग जो है यूनिट मेजरमेंट का, जैसे कि लेंथ मेजरमेंट का उदाहरण लिया मैंने, लंबाई मापन का,
तो अपना अपना यूनिट बताएं कि देखो मैं तो कोस में मापता हूँ, देखो मैं तो फुट में मापता हूँ, देखो मैं मील में नाप रहा हूँ, कोई लोग योजन में नाप रहे हैं। सबका अलग अलग हो तो होगा क्या, जब भी कोई आदमी एक दूसरे से व्यापार करेगा तो उसको बड़ी दिक्कत आएगी। किस बात की, ये पता लगाने में कि उसका यूनिट तो अलग है, मेरा यूनिट अलग है, तो वहाँ कन्वर्जन प्रॉब्लम आएगा। लेकिन मान लो एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि आप जो भी यूनिट यूज कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपको अपनी यूनिट, जो भी आपकी यूनिट है उसको स्टैंडर्ड यूनिट में भी आपको स्पेसिफाई करना है अपने प्रोडक्ट पे। फॉर एग्जांपल, आपका मान लीजिए हमारे यहाँ एक हाथ दो हाथ के भी सिस्टम हुआ करते थे, हमारे यहाँ मान लो फुट चलता है, मान लेते हैं। तो मान लो 5 फुट का मैंने कोई साफ्ट बनाया, हमारी कंपनी है जो साफ्ट बनाती है, तो जो 5 फुट का साफ्ट बनाया, लेकिन हमने 5 फुट के बाद उसके नीचे ये भी लिख दिया कि ये मीटर में कितना समथिंग 1 पॉइंट समथिंग मीटर हुआ, तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया। तो इससे ये फायदा होगा कि जो फुट है वो तो हमारे देश में सब लोग समझ जाएंगे, लेकिन जो मीटर है तो दुनिया का कोई भी देश उसी स्टैंडर्ड पे अगर उसने अपनाया है वो सेट स्टैंडर्ड को, तो वो कहीं भी जाएगा वो साफ, तो वो चल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि कितना मीटर में हुआ। यही कारण है स्टैंडर्डाइजेशन का, इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन किया गया। पहले ज्यादा दिक्कत थी, अभी बहुत सारी संस्थाएं जो हैं हमारे स्टैंडर्डाइजेशन के लिए बनी हुई है। जैसे इंटरनेशनल की बात करें तो आप लोग सुने होंगे आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन। आप समझ गए हैं कि हम करते क्या हैं, किसी भी प्रोडक्ट और या गुड्स को किस उनकी जो यूनिट होती है वो स्टेबल, ओके, किसी भी प्रोडक्ट या गुड्स की जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है उसका क्या कर देते हैं, यूनिवर्सलाइज कर देते हैं। इसी प्रोसेस को स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, मैंने बता दिया कि ये जो स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं वो कौन करता है, स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये कितने लेवल के हो सकते हैं, एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर के, दूसरा या तो नेशनल लेवल के राष्ट्रीय स्तर के, या फिर तीसरा इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशनल स्तर के। तीन स्तर हो सकता है मेनली स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तीन स्तर आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन लेवल का। ये तीन लेवल पे स्टैंडर्डाइजेशन होता है। यहाँ की कई सारी संस्था हैं इंटरनेशनल, जैसे आप जानते होंगे आईएसओ, पढ़े होंगे किसी भी कोई भी चीज प्रोडक्ट, मान लो हम मोटर खरीदने गए तो उस पे लिखा रहता है आईएसओ 9001 सर्टिफाइड डैश डैश डैश। तो वो एक स्टैंडर्ड लेवल होता है या कोड होता है जिसको आप आगे भी पढ़ेंगे। तो ये संस्था का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो करती क्या है, दुनिया भर के स्टैंडर्डाइजेशन का जिम्मा किसके ऊपर है, आईएसओ और भी बहुत सारे स्टैंडर्डाइजिंग। जैसे हम लोग मेजरमेंट मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए जो स्टैंडर्डाइजेशन मेजरमेंट या इन सब के लिए जो स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर। इसका ये 1975 में बनी थी, पेरिस में है इसका सेंटर। इसके इसके तीन मेन पार्ट्स हैं, तीन मतलब इसके अंतर्गत और संस्थाएं आती हैं जिनका नाम सुन लीजिए आप लोग। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर,
एक है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, और वेट्स एंड फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जो फिजिक्स पढ़े होंगे। यही डिसाइड करती है कि किसी भी क्वांटिटी का क्या यूनिट होगा। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर। उसके बाद है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर। तीसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। ये तीन जो हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन है जो आईएसओ के सॉरी इससे उन उसके अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर के अंतर्गत। ये तीनों इसके अंतर्गत आती हैं। अब नेशनल लेवल पे देखेंगे कि कौन सी स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल लेवल पे आप लोग को पता होगा BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो नेशनल लेवल की है। नेशनल लेवल की जो है उसका नाम है BIS। इसका फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। भारत में कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन का काम होगा वो कौन करेगा? BIS करेगी। यही संस्था सारे के सारे कामों को देखती है कि कौन सा स्टैंडर्ड भारत में चलेगा। करना क्या होता है, मान लो कोई किसी प्रोसेस या किसी प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन करना है, तो ये पहले डेटा लेती है कि आपको क्या बनाना है या फिर क्या करना है। उसके बाद उस पे कुछ साइंटिस्ट बैठते हैं, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, उसको उसको स्टैंडर्ड बनाते हैं। फिर ये क्या करती है, उसको अपना प्रूफ या वो करके उसके बाद ये सारे सारे कंपनियों सबको भेज देती है कि यही मेरा स्टैंडर्ड है। सभी सरकारों को भेज देती है, सभी ऑफिसेस को भेज देती है। यही काम है किसका? BIS का। और भी बहुत सारे काम है इसका, जैसे ये फॉर्मुलेशन करती है पब्लिक, किसका? फॉर्मुलेशन करेगी किसका? स्टैंडर्ड्स का, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्टैंडर्ड होंगे उसका फॉर्मुलेशन मतलब उसका डेटा तैयार करेगी, सॉफ्ट या हार्ड कॉपी में। उसके बाद पब्लिकेशन करेगी उसका। पब्लिकेशन का मतलब ये है कि ये छापेगी उस चीज को। उसके बाद प्रमोशन करेगी। प्रमोशन का मतलब ये है कि जो जो इंडस्ट्री उस काम से एसोसिएट होंगे या उस टॉपिक से एसोसिएट होंगे, उन सब में इस स्टैंडर्ड को क्या करेगी? प्रमोट करेगी। ये इसका मेन काम है। और भी बहुत सारा काम है BIS का। सर्टिफिकेशन भी ये काम, सर्टिफिकेशन देने का भी काम BIS का ही होता है। आप लोगों ने सबसे आसान उदाहरण पढ़ा होगा बचपन में कि जो सोना होता है BIS हॉलमार्क का होता है। सुना होगा इसका प्रचार। तो BIS हॉलमार्क था क्या? सोने की गुणवत्ता को, गुणवत्ता का जो स्टैंडर्ड था वो BIS हॉलमार्क था। तो हमने पता चला कि अगर वो लगा हुआ है किस पे? किसी सोने के प्रोडक्ट पे, तो वो अपनी शुद्धता उसकी क्या होगी? अच्छी होगी। तो इससे भी आप जान सकते हैं। अगर इंस्पेक्शन करना है किसी भी कंपनी का कि जैसे ये BIS स्टैंडर्ड की है या नहीं, तो इसका काम भी कौन करती है? BIS। अब बहुत जरूरी होता है किसी कंपनी के लिए कि हम इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, हम इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। तो वो स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन उस कंपनी के पास आती है और अपना जो है थप्पा उस पे तभी लगाती है जब वो उसको अप्रूव तभी कहती है जब वो उसके स्टैंडर्ड पे क्या हो? खरा उतरे। ये काम भी BIS का है या स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन का है। उसके अलावा कहीं भी मान लो लेबोरेटरीज बन रहे हो, जैसे ITs की लेबोरेटरीज हैं, कोई नेशनल लेबोरेटरी है, कहीं जांच पड़ताल होती है, ये सारी जगहों पे जैसे
नेशनल लेबोरेटरी है, तो उसका जो स्टैंडर्ड होगा वो कौन एस्टेब्लिश करेगा? बीआईएस करेगी। बीआईएस का भी ये काम है कि उसको एस्टेब्लिश करना, उसको मेंटेन करना, उसके अलावा उसको रिकॉग्नाइज करना, ये सारे के सारे काम किसके हैं? बीआईएस के हैं। और एक हाँ, और काम क्या है इसका? क्वालिटी मेंटेनेंस का भी काम किसका होता है? क्वालिटी मेंटेनेंस का भी काम किसी कंपनी में, आप एक डिपार्टमेंट होता है हर इंडस्ट्री में, क्वालिटी। क्वालिटी में स्टैंडर्ड्स जरूरी होते हैं। अगर आप अपना प्रोडक्ट गिवन स्टैंडर्ड का नहीं बनाते हैं तो आपकी क्वालिटी क्या मानी जाती है? खराब। तो अगर जो स्पेसिफिकेशन है प्रोडक्ट का वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से कस्टमर रिक्वायरमेंट है, या उसका स्टैंडर्ड नहीं है, तो क्वालिटी नहीं है आएगी उस हिसाब से, तो उसको मुश्किल होगी। तो जितने भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या मेंटेनेंस का काम होता है वो सारा काम भी किसके जिम्मे है? बीआईएस के जिम्मे है। और भी बहुत सारा काम, जैसे कंज्यूमर वो कोर्ट होगा, तो कंज्यूमर कोर्ट को भी डेटा कौन देगा? बीआईएस देगी। मान लो किसी प्रोडक्ट को लेके केस चल रहा हो, ठीक है, तो अब उसको जो स्पेसिफिकेशन है जिसकी वजह से उसने, मान लो किस कस्टमर ने केस किया हो कि तेने स्पेसिफिकेशन का इन्होंने बोला था लेकिन इन्होंने दिया नहीं, तो उसको लेकर के किसके पास जाएगी वो कोर्ट? वो किससे पूछेगी? बीआईएस से। तो ये काम भी किसका है? बीआईएस का है। अब आपने ये देख लिया कि इंटरनेशनल लेवल पे आईएसओ है, और या फिर कौन, इस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर है, ये दो। उसके अलावा आपने देख लिया इंडियन लेवल पे, जो नेशनल लेवल पे हमारे भारत में, वो है बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब कंपनी लेवल भी अपना अलग अलग होता है, लेकिन मोर ओवर जितनी कंपनियां हैं वो सारी की सारी दोनों फॉलो करती हैं। मान लो वो बीआईएस फॉलो कर रही हैं, तो उनका अलग से भी कुछ जगह अपना स्टैंडर्ड होगा। जैसे स्पेशली आप कपड़ों में देखते होंगे कि कपड़ों के मीडियम साइज का एक स्टैंडर्ड होता है। मीडियम साइज के बाद एल लेंथ का अगर कोई कपड़ा है तो उसका भी अपना स्टैंडर्ड होता है। फिर एक्सएल है, डबल एक्सएल है, स्मॉल है, डबल स्मॉल है, इन सारों का स्टैंडर्ड सेट करता है। लेकिन आप देखोगे ना, कभी कभी कुछ कंपनियों का स्टैंडर्ड मैच नहीं करता औरों से। इसका मतलब ये ना कि वो कंपनी अपना कंपनी स्टैंडर्ड सेट कर चुकी है, उसका अपना अलग स्टैंडर्ड है। तो ये एक उदाहरण है कंपनी स्टैंडर्ड का। एक बात और बतानी थी आपको, लाइन स्टैंडर्ड और इंड स्टैंडर्ड में डिफरेंस। ये बहुत बार पूछा हुआ है, लाइन स्टैंडर्ड क्या होता है, इंड स्टैंडर्ड क्या होता है, लेकिन आप आगे भी इसको पढ़ेंगे जब आप लेंथ मेजरमेंट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें भी आपको लाइन स्टैंडर्ड और इंड स्टैंडर्ड का आपको पढ़ना होगा, इसका डिफरेंस। तो यहाँ पे आप लाइन स्टैंडर्ड समझ लें, इंड स्टैंडर्ड को भी समझ लें कि ये मेजरमेंट के, वैसे भी मैंने आपको चार स्टैंडर्ड बता चुके हैं कि किसी भी मेजरमेंट के या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के चार स्टैंडर्ड हो सकते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या वर्किंग स्टैंडर्ड। वर्किंग स्टैंडर्ड ही यूज किए जाते हैं हर जगह। टर्शरी स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरीज में रखे रहते हैं, जिनका काम सिर्फ इतना रहता है कि कभी कोई दिक्कत आ गई हो वर्किंग स्टैंडर्ड में, तो उसको कैलिब्रेट किसकी हेल्प से किया जाएगा? टर्शरी स्टैंडर्ड्स के। तो आइए देखते हैं लाइन लेंथ मेजरमेंट। अच्छा, लेंथ मेजरमेंट करना है, ये आगे भी आप लोग पढ़ेंगे, लीनियर मेजरमेंट का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? लीनियर मेजरमेंट। रैखिक मापन में ही आता है लंबाई का मापन। अब अब ये ना कहिएगा खाली लंबाई का, चौड़ाई का मापन, चौड़ाई भी तो माप सकते हैं। चौड़ाई मापना हो, व्यास मापना हो, त्रिज्या मापनी हो, ये सब क्या है? लीनियर मेजरमेंट है, सब रैखिक मापन होता है। तो ऐसा ना कहिएगा खाली लंबाई ही तो होता है, लंबाई एक हिस्सा होता है लीनियर मेजरमेंट का। किसी भी रैखिक मापन का एक हिस्सा है लंबाई का मापन। तो लेंथ मेजरमेंट, अब देखिएगा, आपको मैं एक बॉक्स दे दे रहा हूं,
इस बॉक्स का मेजरमेंट करना है तो आप दो तरीका जानते हैं जो मुझे पता है। या तो आप क्या करेंगे, स्केल स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से इसको मेजर कर लेंगे। मान लीजिए ये हमारी स्केल है और ये कुछ कुछ हमारा स्केल पे रीडिंग्स बनी हुई हैं। तो हम करते क्या है एक्चुअली, स्केल का जो मेजरमेंट है वो लाइन मेजरमेंट के, लाइन स्टैंडर्ड का पार्ट है। किसका? लाइन स्टैंडर्ड का। अब आप कहेंगे कैसे, तो अभी बताता हूँ। लाइन स्टैंडर्ड क्या होता है और एक होता है इंड स्टैंडर्ड। ये दोनों अलग अलग, दोनों मेजरमेंट हम करते हैं तो दोनों मापन की ही विधि है। कैसी विधि है? मापन की ही विधि है, लेकिन दोनों में अंतर अब देखिएगा कैसा अंतर है, ध्यान से सुनेंगे समझ में आ जाएगा। जब हम स्केल से नापते हैं तो इसका लंबाई नापने के लिए हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या मानते हैं लंबाई के मापन के लिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? लंबाई के मापन के लिए। लेकिन अगर इसी को हम वर्नियर कैलिपर से नापे, किससे नापे? वर्नियर कैलिपर से। तो देखिएगा, मान लीजिए ये छोटा सा बॉक्स है, इसको नापना है तो वर्नियर कैलिपर से जब नापना होता है तो हम लोग कुछ इस तरह का होता है हमारा वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो एक जॉ इधर रहती है, एक जॉ इधर रहती है। करते क्या है, उस जॉ को लगा करके ही हम दोनों बिंदुओं के बीच में वो जॉ लगा देते हैं और उसके बाद जो रीडिंग उसके अंदर आती है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल रीडिंग, उसी के हिसाब से रीडिंग ले लेते हैं। आपको मैं पढ़ाऊंगा अभी कि कैसे रीडिंग ली जाती है। भले ही आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे फिर भी समझ नहीं आता है कि वर्नियर स्केल की रीडिंग। जब ऑफलाइन में कभी आप आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसकी रीडिंग ली जाती है। तो होता क्या है, जॉ बने होते हैं तो जॉ, आपको नहीं लगता कि दो सरफेसेस के बीच की दूरी का इस्तेमाल हम किस तरह कर रहे हैं? स्केल में किसका इस्तेमाल करते थे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन वर्नियर कैलिपर में क्या करते हैं? दो सरफेसेस के बीच की दूरी का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? ताकि हमारा मेजरमेंट हो सके। तो लाइन स्टैंडर्ड में दो बिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं हम, किसका? मेजरमेंट करने के लिए। इंड स्टैंडर्ड में दो सरफेसेस का इस्तेमाल, दो सरफेसेस के बीच की, दो सतहों के बीच की दूरी का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? दूरी का मापन के लिए। अब और कुछ डिफरेंस हैं, जैसे एक्यूरेसी। लाइन स्केल की एक्यूरेसी कितनी होती है? कम होती है, ज्यादा ज्यादा 0.2 mm नाप सकते हैं। 0.2 mm उसकी एक्यूरेसी होती है। लेकिन जो इंड स्टैंडर्ड्स के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी जो स्टैंडर्ड, उनका जो मापन प्रिसीजन होता है वो बहुत अधिक होता है। जैसे 0.05 का एक्यूरेसी भी आपको मिल सकता है। किससे? आपको इंड स्टैंडर्ड के, जिसमें वर्नियर कैलिपर एक उदाहरण है। अब बहुत आसान होता है इंड लाइन स्टैंडर्ड का इस्तेमाल, बहुत आसान होता है। लेकिन इंड स्टैंडर्ड काफी कठिन होता है उसको मापना, थोड़ा उसमें मेथड उठे आपको चाहिए। अब वियर क्या होता है, मान लो खराब होने के देखा जाए तो स्केल बहुत जल्दी घिस जाता है, लेकिन वर्नियर स्केल नहीं घिसता है। वर्नियर कैलिपर बहुत टाइम तक रहता है। तो आप ये भी दे सकते हैं कि लाइन स्टैंडर्ड में जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो उतना कॉस्टली नहीं होता है, लेकिन जो हमारा इन स्टैंडर्ड का इंस्ट्रूमेंट है वो काफी कॉस्टली होता है, वो घिसता भी नहीं है, इसीलिए वो कॉस्टली होता है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसान होता है। किसका? लाइन स्टैंडर्ड के इंस्ट्रूमेंट का। लेकिन इन स्टैंडर्ड के इंस्ट्रूमेंट का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। कॉस्ट मैंने बता ही दिया है कि कॉस्ट का क्या हिसाब किताब है। कॉस्ट लाइन स्टैंडर्ड में कम होता है, इंड स्टैंडर्ड में अधिक होता है। उसके अलावा एग्जाम्पल स्केल, स्केल जो है वो इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए, आज की क्लास, अभी अटेंडेंस का टाइम है,